वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के केमिस्ट्री के 6 नंबर पाठ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक के व्याख्या को हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। हमारे चारों ओर की भूमि जल और वायु से मिलकर बना यह पर्यावरण हमें प्रकृति से विरासत में मिला हुआ है। यह पाठ परिचय है। हमें जो भूमि जल और वायु मिला हुआ है वह विरासत में मिला हुआ है, जिसे सहेज कर रखना हम सबों का दायित्व है। इस पर्यावरण को बचाना हम सब किसी का फर्ज है, हम सब किसी का एक दायित्व है कि हम लोग पर्यावरण को बचाएं, हम लोग भूमि को बचाएं, जल को बचाएं और वायु को स्वच्छ रखें। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियम व कानून पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए बने हैं। ऐसा नहीं है हमें जो यह विरासत में मिला हुआ है। विरासत का मतलब पुरखों के द्वारा दिया गया। तो जो हमारा यह भूमि जल और वायु है, यह सदियों से हमें उपहार स्वरूप मिला हुआ है और इसे सहेज कर रखना ये हम सब किसी की जिम्मेदारी है, हम सब किसी के दायित्व है। इसको लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं। कानून पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं। अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में कार्यरत हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, उसके बाद उत्सर्जन संबंधी मापदंड लाया गया ताकि हमारे प्रदूषण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में, जापान में क्योटो एक शहर है, उसमें भूमंडलीय तापमान यानी विश्व का तापमान बढ़ रहा था। उस तापमान के बढ़ने की वृद्धि को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विश्व के 41 देशों ने भाग लिया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। इस क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार सभी औद्योगिक देश, जहाँ पे उद्योग धंधे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री है, उस औद्योगिक देशों को 2008 से 2012 तक के 5 वर्ष की अवधि में 6 प्रमुख ग्रीन हाउस के गैसों के उत्सर्जन स्तर में 1990 के स्तर से कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी को क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इस सम्मेलन में 141 देशों ने भाग लिया, जिसमें 1990 में जो प्रदूषण का स्तर था उसी स्तर पर लाना इस क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है उत्सर्जन संबंधी मानदंड लाया गया ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके, उसके लिए उत्सर्जन संबंधी मापदंड लाए गए और क्योटो प्रोटोकॉल लाए गए। तो वाहनों से उत्सर्जित धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं। 1988 में इन प्रदूषकों को नियंत्रित करने हेतु सर्वप्रथम यूरोप में उत्सर्जन संबंधी मानदंड लाया गया, जिसे यूरो 1, यूरो 2 कहा गया, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5। इसे लागू किया गया ताकि वाहनों से प्रदूषण के रूप में जब धुएं निकले तो उससे कम पर्यावरण प्रदूषित हो। जैसे भारत में उत्सर्जन संबंधी मानदंड लाया गया, जिसमें भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, जैसे BS1, BS3, BS4 की गाड़ियां आ रही है। अब भारत में BS6 की गाड़ियां आ रही है। BS4 की गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए रोक लगा दिया था, जिसके कारण भारत में अब BS6 की गाड़ियां आ रही है। जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, वाहन सब BS6 मॉडल के गाड़ियां आ रही हैं, ताकि इससे प्रदूषण को कम से कम किया जा सके और हवा को जहर होने से बचाया जा सके। इस प्रकार भारत में भी वाहनों की भारी संख्या और अधिक यातायात के कारण बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए उत्सर्जन संबंधी मानदंड को सख्त कर लागू कर दिया जाता है। 2005 में भारत में स्टेज 2 लागू किया गया और अभी भारत में भारत स्टेज 6 चल रहा है। भारत स्टेज 6 की गाड़ियां जो है वह मार्केट में है, जिससे प्रदूषण कम से कम हो रहा है। तो इस तरह से यूरोप में यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5 लाया गया। उसी तरह भारत में भी वाहनों से प्रदूषण को कम करने के लिए भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2 से लेकर भारत स्टेज 6 तक की गाड़ियां आ गई है। अब भारत में केवल भारत स्टेज 6 की गाड़ियां ही यानी BS6 की गाड़ियां ही बिकती है। उससे नीचे की गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है।
तो इससे प्रदूषण को कम किया जा सके, इसके लिए उत्सर्जन संबंधी मानदंड लाया गया। नेक्स्ट है गंगा कार्यान्वयन योजना। गंगा कार्यान्वयन योजना की शुरुआत, इसकी घोषणा 1986 ईस्वी में हुई थी। जो गंगा कार्यान्वयन योजना है, इसकी घोषणा 1986 ईस्वी में हुई थी, जिसके लिए 300 करोड़ रुपयों से भी अधिक का प्रावधान था। और ऋषिकेश से कलकत्ता तक गंगा नदी को स्वच्छ बनाने की योजना थी, जिसमें गंगा कुछ हद तक स्वच्छ हुई, लेकिन पूरी तरह से गंगा स्वच्छ नहीं हो पाई। नेक्स्ट है वनों का महत्व। तो वनों का निम्नलिखित महत्व है। वन पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं जैसे आवास, निर्माण सामग्री, यानी घर जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें वस्तुएं लगती है, फिर ईंधन, जल तथा भोजन का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपूर्ति करता है। वन जो है यह पर्यावरण की सुरक्षा करता है, उसके बाद मनुष्यों के लिए घर निर्माण के लिए वस्तुएं देता है, ईंधन लकड़ी देता है, जलावन देता है, जल और भोजन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपूर्ति करता है। दूसरा है वन के महत्व में पेड़ पौधे की जड़ें जो होती है वह मिट्टी के कणों को बांध कर रखती है, जिससे तेज वर्षा तथा वायु के झोंकों से होने वाले भूमि अपरदन रुकता है। वन मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक होता है। जब तेज वर्षा होती है या फिर तूफान आते हैं तो मिट्टी कटते हैं, जिसे हम भूमि अपरदन कहते हैं। तो भूमि अपरदन को रोकने का काम भी वन ही करते हैं। तीसरा है जल चक्र को पूर्ण होने में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हम पानी पीते हैं, फिर जो है पृथ्वी के नीचे पानी कैसे आ जाता है, या फिर वर्षा होती है तो वनों के कारण ही वर्षा होती है, क्योंकि वन जो होते हैं वह बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस तरह से वन जो होते हैं वह जल चक्र को पूर्ण होने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चौथा इसका महत्व है वनों द्वारा वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। वन जो होते हैं वह बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वनों द्वारा वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। पांचवा वन का महत्व है वनों द्वारा वातावरण के ताप में कमी आती है। यहाँ पे ताप होगा। वन जो होते हैं वह वातावरण के तापमान को संतुलित बनाए रखते हैं, तापमान को कम करते हैं, ताकि पृथ्वी पे गर्मी कम होती है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी कम होती है। इसका छठा महत्व है वनों के ह्रास से कई प्रकार की प्रजातियां लुप्त हो जाती है, जैसे बाघ, शेर। इसकी संख्या लगातार हाल के दिनों में घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि वनों का ह्रास हो रहा है। वनों से हमें दुर्लभ औषधीय पौधे प्राप्त होते हैं, जैसे रेजिन, रबर, तेल आदि। यह सब वन से प्राप्त होते हैं, और जो दवाइयाँ होती हैं यह सभी हमें वनों से ही प्राप्त होते हैं। आठवां महत्व है वनों से पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता है। नौवां महत्व है वनों से पेड़ों से गिरने वाले पत्ते मिट्टी में सड़कर ह्यूमस उत्पन्न करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। वनों से पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता है, जिससे पशु जो होते हैं वह खाते हैं। और इसका नौवां महत्व है पेड़ गिरते हैं, जब पेड़ के पत्ते गिरते हैं तो जमीन में ह्यूमस प्रदान करते हैं, जिसके कारण मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वह बढ़ती है, यानी उसे अनाज देने की क्षमता बढ़ती है। वन प्रबंधन के क्या प्रयास हैं? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति बनाकर वन संरक्षण के प्रयास किए हैं। यहाँ पे वन होगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति बनाया हुआ है ताकि वन संरक्षण को किया जा सके, वन को बचाया जा सके। एक नंबर पॉइंट है बचे हुए वन क्षेत्रों का संरक्षण। एक नंबर पॉइंट है, यानी राष्ट्रीय नीति के तहत, राष्ट्रीय वन नीति के तहत भारत सरकार ने कहा है कि बचे हुए वन क्षेत्रों का संरक्षण किया जाएगा। अब जो वन क्षेत्र बच गया है वह काटा नहीं जाएगा, उसमें और अधिक नहीं काटा जाएगा, उसका संरक्षण किया जाएगा। दूसरा इसका है कि वनों की कटाई को विवेकपूर्ण बनाना, जैसे केवल बूढ़े पेड़ों को काटना, या फिर जो है वह पेड़ जिसकी आयु अधिक हो गई है, या फिर सूखे हुए पेड़ों को काटना, इसी को विवेकपूर्ण कहा जाता है। तो वनों की कटाई को विवेकपूर्ण बनाना यह राष्ट्रीय वन नीति के तहत आता है। अगला इसका राष्ट्रीय वन नीति में है बंजर तथा प्रति भूमि पर सघन वृक्षारोपण के कार्यक्रम का संचालन।
बंजर भूमि पर और प्रति भूमि पर सघन वृक्षारोपण करना। इसका पांचवा जो पॉइंट है वह जनता में जागरूकता पैदा कर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। जनता से भी अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें उत्साहित करना कि पेड़ लगाओ तभी जीवन बचेगा, पेड़ नहीं लगाओगे तो जीवन नहीं बचेगा। इसका पांचवा प्रयास है ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र लगाने को प्रोत्साहन, जिसमें जलाऊ लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लग सके, यहाँ पे पेड़ होगा। तो इसका अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस जो गोबर से बनाए जाते हैं उसको प्रोत्साहन देना, ताकि लोग गोबर गैस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और लकड़ी का कम इस्तेमाल करेंगे जलावन के लिए, तो इससे पेड़ों की कटाई भी कम होने लगेगी। छठा है रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराना, हर किसी को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना। तो भारत में उज्ज्वला योजना के तहत हर एक किसी के घर में रसोई गैस का कनेक्शन सरकार करवा रही है, जो अच्छा काम है। उसके बाद बांधों के तटबंधों तथा आसपास के क्षेत्र को वनों से आच्छादित करना, वनों से ढक देना। इसका जो है 7 नंबर पॉइंट है स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन आदि देना। जैसे जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं यह भी प्रोत्साहित करके लोगों से वन लगा सकती है, वनों लोगों से भी वन लगवा सकती है। तो इस तरह के प्रयास करके वन को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड के टिहरी जिले के भागीरथ तथा भिलंगना नदियों के संगम के नीचे गंगा नदी पर किया गया। टिहरी बांध का परियोजना, यह टिहरी बांध गंगा नदी पे है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है टिहरी बांध किस नदी पे है, तो यह भागीरथ और भिलंगना नदियों के संगम पे है। कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। इसका उद्देश्य क्या है, तो टिहरी बांध का उद्देश्य पहला है बिजली का उत्पादन करना, दूसरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2,70,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, और तीसरा इसका उद्देश्य है दिल्ली महानगर को जल की आपूर्ति करना। यह 3 मुख्य उद्देश्य था टिहरी बांध का। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा। तो सूर्य ऊर्जा का निरंतर स्रोत है, सूर्य से हमेशा ऊर्जा प्राप्त होते रहता है। सूर्य की ऊष्मा एवं प्रकाश में से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है तथा सौर ऊर्जा से विभिन्न प्रकार के उपयोगी कार्य किए जाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा से जो है यानी सूरज की ऊर्जा से विभिन्न प्रकार के उपयोगी कार्य किए जाते हैं। जैसे सौर कुकर से खाद्य पदार्थों को पकाने में। सौर कुकर, सोलर कुकर एक ऐसा कुकर होता है जिसमें खाना पकाया जा सकता है। तो सौर कुकर से खाना पकाने में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, सौर जल ऊष्मक से जल गर्म करने में इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा, सौर शक्ति संयंत्र से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने में, यानी सोलर से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है किसे पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग नाव चलाने में किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग कई औद्योगिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। जैसे अनाज के पिसाई के लिए पवन चक्की के रूप में पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, और जल पंप चलाने के लिए पवन चक्की का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसमें भी पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का महत्वपूर्ण टॉपिक या व्याख्या। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।